सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो इमिग्रेशन इनसाइट विद मनदीप। आशा करनी है सारे चढ़ती कला चोंगे। सो एक बार फिर तो इन्फॉर्मेशन थानू जावांगे विदेश जाने लेके ते चर्चा एक बार फिर तो मेरे नाल जुड़े ने वसन ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। बहुत सारे शोज असी कीते कैनेडा, आस्ट्रेलिया, यूके, यूएस के ऊपर तो दर्शकों ने बहुत सारे कमेंट किए और न्यूजीलैंड को लेके बहुत क्वेरी जी नजर आई है। तो अज का जो साडा शो है टोटली न्यूजीलैंड जाने वाले स्टूडेंट्स को लेके डेडिकेटेड है। जेकर तुसी भी न्यूजीलैंड जाना चाहते हो और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो ये शो नूं तुसी अंत तक देखना है। उहदे बाबत जिन्नी भी जानकारी तुहानूं असीं अज शो के दौरान देवांगे। सर, सब तो पहला जो मेरा पहला सवाल है कि न्यूजीलैंड हुण दोबारा तो उठना शुरू हो गया है। पिछे जे न्यूजीलैंड लेके कोई खास अपडेट नहीं आ रही सी। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने कॉमेंट किए, कॉल्स भी कीतियां कि ग्रीन लिस्ट थोड़ा जिहा इहदे बारे एक्सप्लेन करवाना चाहूंगी तुहाडे तो कि ग्रीन लिस्ट कोर्सेज की चीज़ है, ये किहड़ी शै हैगी है, बच्चों नूं किवें पता लगेगा कि जिहड़ा भी कोर्स है, जिहड़ी भी पढ़ाई करन लई उन्होंने जाना है वो ग्रीन लिस्ट दे विच इन्वॉल्व हुंदी है कि नहीं हुंदी? जी देखिए, पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग। कोविड से पहले न्यूजीलैंड बहुत अच्छा चल रहा था। कोविड के टाइम पे बॉर्डर क्लोज हो गई और पूरे कोविड के दौरान बॉर्डर क्लोज ही रही। एंड में आके उन्होंने 5000 स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था। अब बॉर्डर ओपन हो चुके हैं, सारी चीजें हैं, तो अब स्टूडेंट्स आ रहा है। तो ये जो कोविड का टाइम था तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इमिग्रेशन है, उन्होंने बहुत बड़ा मतलब रिसर्च किया एंड वो एक बहुत बड़े कंक्लूजन पे आए, दैट इज कि उनके पास कौन कौन सी ऐसे प्रोफेशन है जो हाई डिमांड में है। जो प्रोफेशन हाई डिमांड में है उनको इन्होंने ग्रीन लिस्ट में लिखा है। अब जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, या फिर आईटी है, या फिर होटल मैनेजमेंट है, ठीक है, क्वालिटी सर्वेइंग है। तो इस टाइप के जो कोर्सेज जो रियली आगे हाई डिमांड में है, आने वाले टाइम में जिसकी खपत बहुत लेट तक चलती रहेगी, तो उनको तो इन्होंने रखा है ग्रीन लिस्ट में। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से बात करें, एसओएल लिस्ट, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट, जो स्किल्ड लिस्ट है उसको इन्होंने ग्रीन लिस्ट में रखा है, ठीक है। और इसके अलावा जो कोर्सेज स्किल लिस्ट में नहीं है तो उसमें अलग सिचुएशन है। तो आपको समझना होगा, अगर आप यहाँ एजुकेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ हमने किसी भी स्टूडेंट को मिसगाइड नहीं करना है, हमें एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देनी है शो के थ्रू, चाहे 10 मिनट चले चाहे 15 मिनट चले। जो न्यूजीलैंड की एजुकेशन है वो जैसे स्कूलिंग है, स्कूलिंग अगर 12th के बाद बात करें तो डिप्लोमा स्टार्ट होते हैं या बैचलर स्टार्ट होते हैं। जिन बच्चों ने बैचलर कर लिया तो ग्रेजुएट डिप्लोमा है, पीजी डिप्लोमा है, मास्टर है और पीएचडी है। ये एजुकेशन सिस्टम है। अब जैसे 12th के बाद जो बच्चा जाता है तो क्या करने जाता है, डिप्लोमा करेगा या फिर वो बैचलर करेगा। और जो बच्चा बैचलर है तो ग्रेजुएट डिप्लोमा करेगा या पीजी डिप्लोमा करेगा या मास्टर करेगा। तो ग्रीन लिस्ट का जो इफेक्ट है वो चाहे डिप्लोमा पे है या ग्रेजुएट डिप्लोमा पे है। जो बच्चा 12th पास है, जिस बच्चे ने 12th कर ली, अगर वो डिप्लोमा करने जा रहा है और डिप्लोमा करके अगर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा लेना चाहता है तो उसको ये देखना होगा कि जिस कोर्स में वो जा रहा है क्या वो ग्रीन लिस्ट में है या नहीं है। और जो बच्चा 12th पास और बैचलर कर रहा है उसको ये चीज देखने की जरूरत नहीं है कि भाई वो ग्रीन लिस्ट वाला कोर्स है या दूसरा है, उसको वर्क वीजा मिलेगा ही मिलेगा। जी 12th वाला बच्चा अगर कोई डिप्लोमा करता है, डिप्लोमा की जितनी ड्यूरेशन है, अगर उसका कोर्स ग्रीन लिस्ट में है तो उतनी ड्यूरेशन का उसको वर्क वीजा मिल जाएगा। जैसे कि अगर कोई बच्चा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस टाइप के ग्रीन कोर्स लिस्ट वाले कोर्स में जा रहा है और वो कोर्स 2 साल का है तो उसको 2 साल का वर्क वीजा मिलेगा। 1 साल का कोर्स है तो 1 साल का वर्क वीजा मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कोर्स ऐसा है जो ग्रीन लिस्ट में नहीं है और वो डिप्लोमा करने जा रहा है, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, तो उसको डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद उसको कोई वर्क वीजा नहीं मिलेगा। वही बात करते हैं कि ये बच्चा अगर 12th के बाद बैचलर करता है, either he or she is going for green list program और नॉन ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम, तो उसमें बच्चे को 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा। मतलब जिस बच्चे ने बैचलर की, चाहे वो ग्रीन लिस्ट वाला है या दूसरा कोर्स है, उसको 3 साल का मिलेगा। और अगर 12th की के बाद डिप्लोमा किया, ग्रीन लिस्ट वाला है तो जितनी ड्यूरेशन का कोर्स है उतने कोर्स का मिलेगा, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब बात करते हैं जो बच्चे ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट बच्चा जैसे ग्रेजुएट डिप्लोमा करता है तो ग्रेजुएट डिप्लोमा ही ग्रीन लिस्ट में आता है। इसके बाद पीजी और मास्टर्स में ग्रीन लिस्ट का इफेक्ट नहीं है। तो ग्रीन लिस्ट का जो प्रोग्राम आपका है
तो आपको जैसे 1 ईयर का ग्रेजुएट डिप्लोमा तो 1 ईयर का वर्क वीजा मिल जाएगा। अगर आपके पास जो कोर्स आप कर रहे हो ग्रीन लिस्ट में नहीं है तो आपको वर्क वीजा नहीं मिलेगा। और ग्रेजुएट बच्चा जो पीजी डिप्लोमा कर रहा है तो 1 ईयर का कोर्स होता है तो उसको 1 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा। आइदर दिस इज रिलेटेड टू द ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम और नॉन ग्रीन लिस्ट प्रोग्राम। इसके बाद जो मास्टर है, मास्टर 1 ईयर की भी है और 1.5 ईयर की भी है। वो किसी भी फील्ड में ग्रीन लिस्ट है या नहीं है, उसको अप टू 3 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा। सब तो ज्यादा जो कोई बच्चा मास्टर्स करने लिए जा रहा है तो बैचलर और मास्टर्स और पीजी, बैचलर और मास्टर्स वालों को 3 साल का वर्क वीजा मिलेगा, पीजी वालों को 1 ईयर का मिलेगा। और डिप्लोमा और ग्रेजुएट डिप्लोमा में जिन बच्चों ने जितनी ड्यूरेशन का कोर्स किया वो ग्रीन लिस्ट में है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है। अच्छा, सक्सेस रेट का भी कोई प्रभाव पਊਗਾ ग्रीन लिस्ट वाले कोर्सेस ਦੇ ਉੱਪਰ कि जे एक कोर्स ग्रीन लिस्ट ਚ ਹੈ ਤਾਂ वीजा सक्सेसफुली ग्रांट हो सकता है? देखो कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है इमिग्रेशन की नजरों में कि भाई हाँ ये बच्चा ऐसे कोर्स में आ रहा है जो वास्तव में ग्रीन लिस्ट में है तो डेफिनेटली उस कंट्री को सर्व करेगा आने वाले टाइम में, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। बट मैं कह नहीं सकता इस बात को, मतलब ओपनली मैं नहीं कह सकता क्योंकि ये इमिग्रेशन के हाथ में है कि बच्चा अगर अपना क्राइटेरिया मीट करता है, नॉन ग्रीन लिस्ट कोर्स है तो भी वीजा लग जाएगा और ग्रीन लिस्ट है तब भी वीजा लग जाएगा। डिपेंड करता है कि वो जो कोर्स कर रहा है तो उसके साथ साथ अदर फैक्टर्स हैं। ठीक है कि अभी बच्चे का फंड है, पेरेंट्स की एनुअल इनकम है, एकेडमिक ठीक है, गैप एक्टिविटी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये अगर ठीक तरीके से दे रहा है तो वीजा लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। फंड्स के ऊपर गल भी ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ स्टूडेंट ਨੂੰ न्यूजीलैंड रिकमेंड कर रहे हो हाल दी घड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ? जी देखिए, जो बच्चे 12th पास हैं वो बैचलर और मास्टर्स हर एक बच्चा एलिजिबल है। ठीक है। जो बच्चे 12th पास हैं 5.5 बैंड पे भी आगे एडमिशन मिल जाएगा। जो न्यूजीलैंड डिप्लोमा होते हैं उनमें 6 बैंड नो लेस देन 5.5 चाहिए। मतलब अगर आपके पास 5.5 बैंड है तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्राम जिसमें आपका एडमिशन हो जाएगा डिप्लोमा में भी और डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री में भी हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके 5.5 बैंड है और आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए जा रहे हैं तो 5.5 बैंड पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा, तो आप डिप्लोमा हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री भी कर सकते हो। डिप्लोमा करोगे तो आपको डिप्लोमा जितनी ड्यूरेशन उतने टाइम का आपको वर्क वीजा मिलेगा, डिग्री करते हो तो आपको 3 साल का मिलेगा। हाँ, न्यूजीलैंड डिप्लोमा जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इस टाइप के जो कोर्सेज है न्यूजीलैंड डिप्लोमा जहां लिखा आ गया तो वहां पे आपको 6 बैंड नो लेस देन 5.5 चाहिए। और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा करना चाहते हैं तो 6 बैंड नो लेस देन 5.5, चाहे ग्रीन लिस्ट है या नॉन ग्रीन लिस्ट है। पीजी डिप्लोमा आप कर रहे हैं तो 6.5 बैंड नो लेस देन 6 चाहिए। और जो बच्चे मास्टर्स करने जा रहे हैं तो अगेन 6.5 बैंड नो लेस देन 6 चाहिए। ठीक है, मतलब 5.5 बैंड पे भी बच्चों का वीजा लगेगा, वीजा ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ और लगेगा भी। एक ਹੋਰ फैक्टर ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਫੰਡਸ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਤਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ वीजा सक्सेसफुली ग्रांट कराउन, फंड्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं या बहुत बड़े चेंजेस हैं। देखिए, आप चाहे 1 साल का कोर्स करने जा रहे हो, चाहे 2 साल का या 3 साल का, ठीक है, आपको 1 ईयर के फंड दिखाने हैं और नेक्स्ट जो ड्यूरेशन है उसका आपको प्रोजेक्ट प्लान दिखाना है। अगर आपका कोर्स चाहे 1 ईयर का है, चाहे 2 ईयर का है, चाहे 3 ईयर का है या आपका 18 मंथ का है, 1 ईयर के फंड दिखाओ, नेक्स्ट ईयर के आपको प्रोजेक्ट प्लान दिखाना है। तो 1 ईयर की ट्यूशन फीस, 1 ईयर की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर। 1 ईयर की जो ट्यूशन फीस है 18 से 22,000 डॉलर, तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए फीस है मैम, वो प्लस में लिविंग कॉस्ट $20,000 लिविंग कॉस्ट है, तकरीबन 10-11 लाख रुपए, साथ में रिटर्न एयर फेयर $2,000। तो ये बच्चे को फंड दिखाने हैं और इसके अलावा नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट प्लान दिखाना है। नेक्स्ट ईयर का प्रोजेक्ट प्लान मतलब पहले लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर फंड्स। फर्स्ट ईयर के जो फंड्स है ट्यूशन फीस, लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर जो भी बनता है 22, 23, 25 लाख रुपए ये बच्चे को दिखाने हैं। एंड इट शुड बी 6 मंथ ओल्ड, 6 महीने पुराने होने चाहिए और एक ही पर्सन स्पॉन्सर कर सकता है। एफडी और सेविंग मोड में दिखा रहे हैं तो 6 महीने पुराने होने चाहिए, ठीक है। एजुकेशन लोन दिखा रहे हैं वो करंट का चलेगा, मतलब एजुकेशन लोन करंट का चल जाएगा। रेस्ट जो भी आपका फंड्स है इट शुड बी 6 मंथ ओल्ड। एक ही बंदा स्पॉन्सर कर सकता है, आप खुद स्पॉन्सर कर सकते हो, आपके मम्मी पापा स्पॉन्सर कर सकते हैं, आपके दादा दादी स्पॉन्सर कर सकते हैं और आपके भाई बहन स्पॉन्सर कर सकते हैं। सपोज आई एम गोइंग फॉर हायर एजुकेशन न्यूजीलैंड,
मैं खुद स्पॉन्सर कर सकता हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा होना चाहिए, या मेरे मम्मी पापा के अकाउंट में होना चाहिए, या मेरे भाई बहन के अकाउंट में होना चाहिए, किसी एक पर्सन के, या मेरे दादा दादी किसी एक अकाउंट में होना चाहिए। 6 महीने पुराना एफडी और सेविंग जो भी है, सपोज करो मुझे 22 लाख दिखाने हैं, 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, जो भी पैसा उनके पास पुराना हो, और इसके बाद मैं कोई एजुकेशन लोन ले रहा हूँ तो करंट का चल जाएगा। ये सारा का सारा अगर एजुकेशन लोन नहीं ले रहे तो पुराना होना चाहिए। अगर मैं मैरिड हूँ, और मैरिड वाली सिचुएशन कहाँ है, किसी भी सिचुएशन में मैरिड हो सकता है बच्चा, अगर मैं अकेला जा रहा हूँ तो मेरी वाइफ भी फंड दिखा सकती है, वो उसके अकाउंट में 6 मंथ ओल्ड होने चाहिए। हाँ, दूसरी सिचुएशन है कि भाई मेरे कुछ रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में रहते हैं। मेरे क्लोज रिलेटिव का मतलब हो सकता है मेरे नेफ्यूज हो, मेरे कजन हो, मेरे दादा दादी हो, मेरे कोई और बुआ फूफा चाचा ताऊ मामा मामी, ये लोग मतलब जो क्लोज रिलेटिव हैं, ये अगर हैं तो एडिशनल ये भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। ये भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। बंदे तो बाहर होके ये एक बंदे से ज्यादा, मतलब इंडिया में अगर कोई स्पॉन्सर दिखा रहा है तो वो सिर्फ एक आदमी स्पॉन्सर करेगा। और इंडिया के बाहर अगर कोई मेरा क्लोज रिलेटिव है तो वो एडिशनली स्पॉन्सर कर सकता है। इसके पीछे एक ही रीजन है, हाई कमीशन है इस बात को लेकर बड़ा मतलब कंसर्न है कि यहाँ बड़ा फेक डॉक्यूमेंट लगता है। तो दैट्स द रीजन उन्होंने कहा कि एक ही पर्सन के अकाउंट में होना चाहिए। यस, बाहर जो है, बाहर फ्रॉड हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि उत्थे तां जेन्युइनिटी चलदी है। अच्छा, किहड़े इनटेक पे फोकस कर सकते हैं सर हुण असीं? देखो, वी आर वर्किंग फॉर फैब इनटेक, ठीक है, और इवन के हमारे पास एक प्रोग्राम है ये एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी फार्मिंग को लेके है। इसका तो हमारे पास जो एक कमिंग इनटेक है वो जेन इनटेक भी है, ठीक है। जो बच्चे 5.5 बैंड है किसी भी स्ट्रीम से, अगर आपके पास खेत है और आपने एग्रीकल्चर को लेके या फार्मिंग को लेके थोड़ा भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि शहर का बच्चा तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर गांव का बच्चा है या उसके पास खेत है या वो शहर का भी बच्चा है तो 5.5 बैंड पे डेयरी फार्मिंग हमारे पास है। 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर के बाद 1 ईयर का वर्क वीजा है। तो मैं जेन इनटेक के लिए स्टिल आई एम एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, और 5.5 बैंड पे, ठीक है, और 1 साल के ही फंड दिखाने हैं। इसके अलावा फेब इनटेक है और जुलाई इनटेक है और फिर नवंबर इनटेक है, ठीक है। सक्सेस रेट ठीक चल रहा है न्यूजीलैंड का? दिस सक्सेस रेट आज की डेट में अप्रोक्स आप कह सकते हो मोर देन 99% है, अगर आपकी सारी सिचुएशन ठीक है, आपके पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, ठीक है। देखो, फाइनल अथॉरिटी तो गॉड फादर तो एम्बेसी है, ठीक है। अगर आपके पास जेन्युइन फंड्स है, अगर आपके पास एकेडमिक ठीक है, कोई वर्क एक्सपीरियंस है वो ठीक है, मतलब जो भी फाइल लॉन्च हो रही है वो सब कुछ जेन्युइन है, तो आपका वीजा लग जाएगा। और एक मजे की बात, यहाँ वीजा लगने के बाद फीस देनी है, ओके, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, 1 साल की ट्यूशन फीस, 1 साल की लिविंग कॉस्ट और रिटर्न एयर फेयर, जो भी फंड दिखाने हैं, बच्चे ने फंड दिखाए, फाइल लॉन्च कर दी, एकेडमिक डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, फंडिंग, पेरेंट्स की एनुअल इनकम, उनके रिलेशनशिप, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ये सब लगा के ऑफर लेटर, ये सब लगा के फाइल लॉन्च कर दी। इसके बाद आएगा AIP, अप्रूवल इन प्रिंसिपल। उसके बाद बच्चे को अपनी फीस जो है 1 साल की वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज को देनी है, और जो बस यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। डर नहीं है, नहीं, अब कुछ नहीं है, पैसा कोई ब्लॉक नहीं होगा। पहले FTS चलता था, FTS की अब वैल्यू नहीं है, तो आपको साल की फीस आफ्टर गेटिंग द वीजा अप्रूवल इन प्रिंसिपल पे देनी है। थोड़ा सा स्पाउस बारे भी गल कर रहे हैं, फिर ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। स्पाउस ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ स्पाउस एलिजिबल ਹੈ, ਜਾ ਸਕਦਾ है, सक्सेस रेट स्पाउस का भी की है? चलो देखिए, मैरिज की कोई ऐसी एज तो नहीं है, कोई किसी की 20 साल 21 साल की एज है वो भी शादी कर सकता है, और हो सकता है उससे पहले भी शादी हुई हो। अगर कोई 12th पास है और उसके बाद उसकी मैरिज हो गई है तो वो अपने स्पाउस को टूरिस्ट वीजा पे, विजिटर वीजा पे बुला सकता है, ठीक है, ठीक है। बैचलर पे कोई है तो भी विजिटर वीजा पे बुला सकता है। ओके। अगर ग्रेजुएट डिप्लोमा में आप जा रहे हो और आपका स्किल मतलब जो ग्रीन लिस्ट वाला कोर्स है, स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट वाला है, तो आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो। ओके। इसके अलावा मास्टर में भी आप अपने स्पाउस को, चाहे वो मास्टर स्किल कोर्स का है या स्किल कोर्स का नहीं है, आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हो, डिपेंडेंट वीजा उसका लग सकता है। ओके, एक अहम सवाल जेड़ा पूछना जरूरी है, बहुत सारे बच्चे पिछे जे कैनेडा तो रिफ्यूज होए, आस्ट्रेलिया तो रिफ्यूज होए, कि उन्हां बच्चों नूं हुण न्यूजीलैंड वालों रुख करना ठीक रह सकता है? देखिए, किसी भी कंट्री से आप रिफ्यूज है, अगर आपके एकेडमिक सॉलिड है, गैप है तो गैप एक्टिविटी आपके पास है, IELTS और PT में स्कोर है, या टफल है टफल में स्कोर है, फंड्स आपके पास रेडी है, तो न्यूजीलैंड आपका वेलकम कर रहा है, ठीक है। वेस्टर्न ओवरसीज एजुकेशन न्यूजीलैंड ट्रेंड एजेंट है,
ठीक है, हमारे पास डायरेक्ट टाइप्स हैं, हमारे पास एक स्पेशल टीम है जो आपके फाइल पे वर्क करेगा, ठीक है। और ये चीजें जब हैं तो डेफिनेटली आपका वीजा लगेगा। किसी भी कंट्री का रिफ्यूज है, जब तक आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तब तक आपके वीजा की पॉसिबिलिटी हाई है। ठीक है, थैंक यू सर ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੱਖੋ ਧਿਆਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।